Very good evening to all of you. So today we are going to start with a topic that is minimum polynomial. Okay. So ये टॉपिक बेसिकली आईएएस के एग्जामिनेशन एंड गेट के कुछ पार्टिकुलर ब्रांचेस में पूछे गए हैं, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और मिनिमम पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। लेट से कि वो जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना। इस स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n के जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सर उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे इसकी डिग्री कितनी होगी? सर जो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का है, तो ऑब्वियसली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? डिग्री हो जाएगी n, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल n क्रॉस मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो उससे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनते हैं उसकी डिग्री n होती है, तभी जाकर उनके n रूट्स मिलते हैं और n आइगन वैल्यूज हम लोग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि लेट से cx जो है वो दिए हुए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, उसके आइगन वैल्यू जो है λ1 λ2 ऐसे ही λk तक आइगन वैल्यू, λ1 n1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, λ2 n2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और ऐसे ही λk जो है वो n के टाइम्स रिपीट कर रहा है। सो सिंपल सा क्वेश्चंस मेरा यहाँ पर है कि ऐसे जो n1 n2 दिए गए हैं इन सारे वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद ये क्या वैल्यू देगा, ऐड करने के बाद ये क्या वैल्यू देगा? सर पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ऐसे एक्सपोनेंट अगर आप ऐड कर लेंगे तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो n के इक्वल हो जाएगी। जस्ट होल्ड अ मिनट। सो इन सबके पावर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये डिग्री के इक्वल होना चाहिए, n इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि कले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता था? सर कले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट होता था कि कोई भी मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सर जहां जहां पर वेरिएबल लिए गए हैं उन वेरिएबल की जगह पर मैं मैट्रिक्स अगर लिख दूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मींस सी ए की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसा लिखेंगे, ए माइनस λ1i टू द पावर n1, a माइनस λ2i टू द पावर n2 प्लस अप टू प्लस, सॉरी मल्टीपल में है, ये सभी प्लस नहीं है, मल्टीपल में है, और a माइनस λki टू द पावर nk। ये जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो जीरो होंगी क्योंकि सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है। अब सर मुझे कुछ ऐसे पॉलिनोमियल को सर्च करना है, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल को सर्च करना है जिसके एक्सपोनेंट जो है वो कम हो सकते हैं या फिर उसके इक्वल हो सकते हैं, सच दैट कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल में मैं m ऑफ a की वैल्यू अगर बोलूं तो m ऑफ a की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या एक्सपोनेंट लिया जा सकता है? जितने भी यहाँ पर एक्सपोनेंट दिए गए हैं वो क्या लिए जा सकते हैं? सर मिनिमम आपको n लेना है और मैक्सिमम आप ni ले सकते हो। हमें mi की वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए जिसके लिए m ऑफ a की वैल्यू जीरो होती है। हम m ऑफ i की वो मिनिमम वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये ट्रू हो रहा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, उसके बाद मैं इसके ऊपर आऊंगा कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं पहले। सो लेट्स से सर ए कोई मैट्रिक्स है, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि अपने को अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। 0 2 0 0 0 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा? सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस अगर मैं बोलूं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन x के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 2, सॉरी x माइनस a एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर आइगन वैल्यूज जो हैं इसके वो 1 2 एंड 2 है। वेरी गुड मनोज, इसके आइगन वैल्यूज 1 2 2 हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगा वो x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्ले हैमिल्टन थ्योरम हमें ये पता चला कि सर x की जगह अगर मैं a पुट करूं तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो मैं बोलूंगा कि a माइनस i इंटू
a माइनस टू आई का होल स्क्वायर जो होंगे वो 0 हो रहे होंगे। यस इट इज ट्रू। बट अब हमारा कंसर्न ये है कि सर हम कुछ ऐसे पॉलिनोमियल को सर्च कर रहे हैं, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हम ऐसे पॉलिनोमियल को सर्च कर रहे हैं जो इससे कम डिग्री के हो और ऐसे ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। देखो हमने बोला था कि जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल की में कंपोनेंट बनेंगे उस पे पावर 1 तो होना ही है। उससे ज्यादा ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं, जहां पे मैक्सिमम हो। तो सर ये वाला तो टर्म्स नहीं हटने वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 पे जा सकते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग सोचो, सर मिनिमम मैं 1 ले सकता हूँ और मैक्सिमम हम 2 की तरफ चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एजम्पशंस लेंगे कि लेट से कि ये मिनिमम पॉलिनोमियल, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है ही, होगा ही, मैं चेक करूंगा। पहले मैंने सोचा कि मिनिमम पॉलिनोमियल जो है दोनों के एक एक फैक्टर ले लीजिए, क्योंकि एक एक तो लेना ही है अपने को। सो x माइनस ए x माइनस टू इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, मैंने ऐसा सोचा। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो m a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैं बोल दूंगा कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है। सो मैं चेक करना चाहता हूँ सर। सबसे पहले a माइनस आई यहां से लिखेंगे। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि a माइनस आई की वैल्यू इनटू a माइनस टू आई की वैल्यू किसके इक्वल है। सर दिए हुए मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये बन रहा है 0 0 0 0 1 0 0 0 1। दिए हुए मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये मिल रहा है -1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ये मिल रहा है मुझे। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स को मैं मल्टीपल करके चेक करना चाहता हूँ कि ये क्या ऑब्टेन हो रहा है। सर मल्टीपल कीजिए, 0 मल्टीपल होगा यहाँ पर, ये पूरा 0 आएगा, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। इसको मल्टीपल कर रहा हूँ सर, 0 आ रहे हैं, फिर से 0 आ रहे हैं, फिर से 0 आ रहे हैं। यहाँ से मल्टीपल कर रहे हैं, यस ये भी 0 आ रहे हैं। हमें इनकी वैल्यू 0 मिल गई, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 मिल गया। देखो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे यस, जो हमारा मानना था ऐसा कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये ट्रू हो गया। यस दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर ये 0 नहीं आ रहा होता तो क्या करते? सो लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या करना है अपने को। सो लेट से ए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, 1 1 0 0 2 0 0 0 2। ओके, वेरी गुड इवनिंग। ए मैट्रिक्स दिया हुआ अगेन सर, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेंगे, दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी x माइनस ए x माइनस टू होल स्क्वायर। सो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए चेक क्या करना पड़ेगा? सर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या a माइनस आई यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा रहे हैं a माइनस टू आई, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्या? चेक करके बताओ कि ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या इस दिए हुए मैट्रिक्स के लिए। चेक कीजिए, 0 1 0 0 1 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को a माइनस टू आई से। सो -1 1 0 0 0 0 0 0 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आ रहा है। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आया ना, हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता। 0 0 0, सर ये 0 हो गया। सेकंड वाले में जाइए, सर दिस इनटू दिस 0 0, ये भी 0 होगा, लास्ट वाला भी 0 हो गया। सेकंड पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सर 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। लास्ट वाले पे जाओगे सर ये भी 0 आ रहा है ना, ये भी 0 आ रहा है। तो मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पर भी ऐसे मिल गए मुझे कि सर मिनिमल पॉलिनोमियल यही बन के आ रहा है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया सर? मिनिमल पॉलिनोमियल हो गए x माइनस वन एक्स माइनस टू। ध्यान में रखेंगे कि अगर बाय द वे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लेट से ऐसा है, x माइनस वन का क्यूब, x माइनस टू एंड x माइनस x प्लस वन टू द पावर लेट से 2, ऐसा है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बता सकते हो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए? ये किस साइज के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है? सर 3 पावर 1 पावर 2 पावर, ये 6 क्रॉस 6 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ओके, तो मैं मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में मैं सोचूंगा तो मैं सबसे पहले सभी का एक एक फैक्टर उठाऊंगा।
सर a माइनस आई, a माइनस 2i एंड a प्लस आई, इन सबको मल्टीपल करके देखें। अगर ये 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 होगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल। लेकिन सर अगर नहीं हुआ तो, अगर ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि देखो इसके पावर को तो इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। अब मुझे दूसरे के चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारा कंसर्न रहेगा कि लेट से इसको इंक्रीज कर लो, इसको मैंने 2 कर लिया, इसको चेक किया कि ये 0 हो रहा है या नहीं। अगर ये 0 हो गया तो मैं बोलूंगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर सर ये भी 0 नहीं हुआ तो, अगर ये 0 नहीं हुआ तो, 0 नहीं होगा तो मैं यहाँ से पावर हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे इंक्रीज करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 कर लेते तो क्या हुआ, क्योंकि ये तो अलाउ कर रहे हैं ना 3 तक जाने के लिए, तो मैं इसको चेक करूँ। अगर ये 0 आता है तो फिर से मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया। अगर सर ये नहीं मिलता है तो अभी और चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तो फिर मैं यहाँ से भी पावर बढ़ा लेता हूँ। अब इसको करके देख लेते हैं। सर ये 0 आ गया तो मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो, अगर नहीं आता है तो अब क्या अलाउ करना है सर, पावर 3 अलाउ करना है, इसके अलावा तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते। और ये तो सर डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाला मैट्रिक्स लिख दिया आपने, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लिया आपने। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लिए तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टर, तो ये तो 0 होना ही है। मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो होना ही होना है। मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाए। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि मिनिमल पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है। सर इसकी डिग्री वही हो सकती है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के आइदर इक्वल होगी या उससे कम होगी। सर ये स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे कि सर जो भी यहाँ पे पावर लेना है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, सर मिनिमम वैल्यू 1 है। इट मीन जितने भी आइगन वैल्यूज अलग अलग आपको दिख रहे हैं सभी एक एक बार आएगा, सभी एक एक बार आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है वो 6 क्रॉस 6 का है, उसके आइगन वैल्यूज 1 1 2 2 2 2 है, तो मैं बोलूंगा डिफरेंट आइगन वैल्यूज कितने हैं। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 पे पावर 4 बनेंगे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम पॉलिनोमियल की मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है, सर दोनों को एक एक बार फैक्टर लेना पड़ेगा, एक एक बार फैक्टर होना, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बन जाएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि मिनिमम डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो सकती है नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल का, जो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है एंड उसके थ्रू आंसर दे पाते हैं। या सो नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर लें कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अच्छा भाई, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व कीजिए, मुझसे पूछा है मिनिमल पॉलिनोमियल इनमें से कौन से हैं। सर पहले तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m11 प्लस m22 प्लस m33 टाइम्स x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्स क्यूब लिख लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रेस देख लो, सो ट्रेस 1 है, सो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस व्हाट इज द फर्स्ट माइनर क्या आ रहा है सर 0 माइनस 2, फर्स्ट माइनर माइनस 2 है। सेकेंड माइनर क्या आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, सेकेंड माइनर क्या आएगा सर, सेकेंड माइनर 0 आ रहा है। थर्ड माइनर क्या है सर, थर्ड माइनर भी 0 है, थर्ड माइनर भी 0 है माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यहाँ पे x लिख लेते हैं माइनस डिटर्मिनेंट कितना है इसका 3 आ रहा है, चेक कर लो एक बार भाई, यहाँ से ब्रेक कर लेंगे प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे सर 1, या डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है।
तो सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, अब ऐसा जो निकल कर आया, मेरी इच्छा थी कि सर इसको फैक्टर करके मैं चेक करूं, ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं सबसे पहले ऑप्शन को रीड करना चाहा, ऑप्शन को रीड करना चाहा। सर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो रिड्यूस नहीं हो रहा होगा तभी तो ऐसे दिए गए हैं ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे सर? आंसर हो गए ए, है ना। अगर ऑप्शंस बाय द वे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ होता तो हमें मेहनत करने की जरूरत होती, तो हमें मेहनत करने की जरूरत होती, हमें चेक करना पड़ता कि सर वो मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं। लेकिन जब हमने ऑप्शंस को पढ़ा तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल दी हुई, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही इक्वेशन क्या सेम हो, तभी ये पॉसिबल है। ये आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। देखो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हमें सीखने का पता चलेगा, ठीक है। सो मैथमेटिक्स 2011 का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज चाहिए। कोई मुझे बता देगा पहले इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? सर एक आइगन वैल्यू जो है, एक आइगन वैल्यू जो है वो 6 है। बाकी दो आइगन वैल्यूज हम यहाँ से डिसाइड कर रहे होंगे, बाकी के दो आइगन वैल्यूज हम यहाँ से डिसाइड कर रहे होंगे। तो एक आइगन वैल्यू सर फिर से चेक कीजिए क्या होगा। सर एक आइगन वैल्यू 6 फिर से होगा और दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर चुके हैं भैया। आप ये चीज चेक करो, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर है। ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। ये दोनों रो क्या है? 0 है। ये दोनों रो क्या है? 0 है। अगर ये दोनों एक को यूज करके मैं दूसरे को 0 कर सकते हैं तो सर एक आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स के एक आइगन वैल्यू तो 0 होंगे। सर एक आइगन वैल्यू 0 लिख लिया। एल्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे सॉल्व करोगे 3 माइनस लेमडा 3 0 3 3 माइनस लेमडा 0 0 0 6 माइनस लेमडा। मैं इसको 0 करूंगा। सर यहाँ से सॉल्व करना बेटर रहेगा। मैं 6 माइनस लेमडा एक फैक्टर बना लूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। ऐसे करूंगा और ऐसे सॉल्व करूंगा। ये मेहनत नहीं करने से अच्छा मैंने क्या किया कि सर एक आइगन वैल्यू तो प्रिंसिपल डायगोनल से मुझे पता चल गया कि सर एक आइगन वैल्यू जो है वो 6 है। यहाँ से पता चल गया। दूसरी चीज, इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो रही है क्योंकि ये दोनों रो जो है आइडेंटिकल है, तो उससे मुझे एक आइगन वैल्यू 0 भी मिल गया। अब दूसरे आइगन थर्ड वाले आइगन वैल्यूज के लिए मैं ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज कर लूं। ट्रेस कितने हैं इसके? सर इस मैट्रिक्स के जो ट्रेस निकल कर आ रहे हैं वो ट्रेस कितने हैं? 3 + 3 6 + 6 12। One eigenvalue is 6, another eigenvalue is 0. What will be the third eigenvalue? So third eigenvalue definitely 6 होगा, है ना। थर्ड आइगन वैल्यू 6 होगा। और ऐसे भी आपको मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। सर सम 6 सम 6 सम 6, तो 6 एक आइगन वैल्यूज होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिससे कि आप निकाल सकते हो आइगन वैल्यूज का यूज करके। सर मुझे आइगन वैल्यूज पता चल गया कि आइगन वैल्यूज क्या क्या है। अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। सर इसमें 1 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है कि 1 वाले फैक्टर आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 पॉसिबल है क्या? सर ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 तो आइगन वैल्यूज ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। सर ये भी पॉसिबल नहीं। मेरे से तो मेहनत करवाने ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं बेटा ऐसे ही नंबर लेके जाओ देख लो। हमें चेक करने की जरूरत कहाँ पड़ी? फिर भी चलो कि हम मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। टू फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल, इसका एक फैक्टर उठाओ सर मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, इसका एक फैक्टर उठाओ सर a माइनस 6i। मैं इसको फाइंड आउट करके देखूंगा कि क्या आ रहा है। तो मैट्रिक्स लिख लो सर 3 3 0 3 3 0 0 0 6। इसको मल्टीपल करना है a माइनस 6i के साथ। इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए प्रिंसिपल डायगोनल। सर माइनस 3 3 0 3 माइनस 3 0 0 0
0। इसको मल्टीपल करके देखो क्या आ रहा है, चेक कर लो एक बार। नहीं होगा तो हम आंसर चेंज करेंगे, हो सकता है एग्जाम में गलत पूछा। सर -9 + 9 0, 0 हो गया। +9 -9 0, सर ये भी 0 हो गया। और आगे भी 0 हो रहे हैं, सभी 0 हो रहे हैं सर, सभी 0 हो रहा है। तो सर 0 मिल गया। जैसे ही ये 0 मिला तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x इंटू x - 6, ये मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर ये 0 नहीं आता तो हम विदाउट हेजिटेशन हम डायरेक्टली इसी को बोल देते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि इससे ज्यादा डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। ना हम x की डिग्री बढ़ा सकते हैं, ना ही मैं x - 6 पे पावर 3 कर सकता हूँ। मैं इसी को ले लेता। अगर ये 0 नहीं आते तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही मिनिमल पॉलिनोमियल। सर यहाँ पर ये 0 आ रहे हैं, इसलिए हमें मिनिमम पॉलिनोमियल ये देना पड़ रहा है। तो गेट के एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तब पर भी आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया 660। हमने कॉन्सेप्ट याद रखा कि मिनिमम पॉलिनोमियल में फैक्टर वही होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फैक्टर्स। सर 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो बचा एक ही ऑप्शन, फिनिश हो गया। कॉन्सेप्ट यूज किया, आंसर आ गया अपने। ना ESC 2017 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। देखो पढ़ो क्वेश्चंस को और ट्राई करो। सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया गया है जिसका ऑर्डर 100 है, मतलब वो 100/100 का मैट्रिक्स है, 100/100 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, अलग अलग आइगन वैल्यूज का काउंट 15 है। तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है? देखो एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। मिनिमम, मिनिमम। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब सोचो कौन सा आंसर होगा। हमने ऊपर में प्रॉपर्टीज लिख रखी थी, नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज is less than equal to degree of minimal polynomial is less than equal to degree of characteristic polynomial। कितने डिफरेंट आइगन वैल्यूज है सर? एग्जैक्टली 15 डिफरेंट आइगन वैल्यूज। सो 15 is less than equal to degree of mx is less than equal to degree of cx। इसकी डिग्री कितनी होगी सर? 100, है ना? तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एटलीस्ट कितना होगा सर? एटलीस्ट 15 होगा। एटलीस्ट कितना होगा सर? 15 होगा। एटमोस्ट कितना होगा सर? एटमोस्ट 100 होंगे। वर्ड पकड़िए, आप लोग इंग्लिश में एक गलती कर रहे हो। एटलीस्ट कितनी होगी सर? एटलीस्ट 15 हुए। एटमोस्ट कितनी होगी सर? एटमोस्ट 100 होंगे। आंसर इज एटलीस्ट 15। या ऐसे सही सही सॉल्व करो तो अच्छा है ना। नेक्स्ट टॉपिक, इस पे गेट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और रेगुलर ब्रांच में पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम है एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू डिकम्पोजिशन। ओके, माइंड में बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, that can be decomposed into product of lower triangular matrix capital L and upper triangular matrix capital U, where A will become L into U। A की जो वैल्यू होगी लोअर ट्रायंगुलर इनटू अपर ट्रायंगुलर होगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसमें ना थोड़ी सी चालाकी क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसको मैं LU में डिकम्पोज कर रहा हूं, तो इसके दो वे हो जाएंगे। कौन से सर? अगर आप लोअर ट्रायंगुलर बनाते हो, पहले आप लोअर ट्रायंगुलर बनाते हो, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होगा। और सर अपर ट्रायंगुलर बनाते हो, तो अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे तो इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 होगा, है ना?
तो अब यहाँ पर क्या करना है कि दो कंडीशंस में पहले मैं दोनों डायग्राम बना लेता हूँ सेम टू सेम, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या कहना चाहता है वो और क्या एग्जाम्स में वो करेगा। सर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का 0। ये क्या करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में आइदर आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना गया है कि सर आइदर इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 करो, आइदर आप इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 करो। हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? हमें एग्जाम में अगर सॉल्व करना है तो दिए हुए ऑप्शन में एल एंड यू में सबसे पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल चेक करेंगे। 1 1 है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, अगर 1 1 नहीं है तो क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करना है। आ भी जाए तब पर भी हम छोड़ देंगे, हम पहले वेरीफाई करना है। तो मैं पहले चेक करूंगा प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों में से किसी एक में 1 1 है या नहीं है, तो मैं उन दोनों को मल्टीपल करके देखूंगा। मल्टीपल करके देखा, अगर वो मुझे ए मिल गए तो सर वो आंसर है, अगर ए नहीं मिला तो सर वो आंसर नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर आपने यहाँ पर जो बताया है वो किसके लिए बताया? एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अगर सिंगुलर रहा तो क्या होगा? अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो क्या होगा? सर अगर मैट्रिक्स सिंगुलर रहा ना तो इसके लिए दो ऑप्शन खुलते हैं। कौन कौन से? हो सकता है कि एलयू डिकम्पोजिशन जो हो वो पॉसिबल ही ना हो, एलयू डिकम्पोजिशन जो हो वो पॉसिबल ही ना हो। दूसरे क्या पॉसिबिलिटी है कि एलयू डिकम्पोजिशन मिलेगा तो, लेकिन सर यूनिक नहीं मिलेगा, इनफाइनेटली मेनी पॉसिबल होंगे, इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी होगी। सर किसकी पॉसिबिलिटी? एल और यू में से किसी एक की या दोनों की। ओके, ऐसे ऐसे एल एंड यू इनफाइनेटली मेनी पॉसिबल हो। लेकिन इस वाले केस में क्या? सर अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो इसके लिए एल यू डिकम्पोजिशन जो बनेगा वो ऑलवेज यूनिक बनेंगे। एक ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और एक ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये यूनिक होंगे, दोनों ही यूनिक होंगे। यूनिक एल एंड यू दोनों एक ही होंगे, दोनों मतलब एक एक होंगे। एक ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसको मल्टीपल करके आप ए ला सकते हो। लेकिन इस वाले केस में अपने को ध्यान में रखना है, हो सकता है कि कुछ भी पॉसिबल ना हो, ऐसा पॉसिबल ही ना हो, या फिर हो सकता है इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी। सो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि करते कैसे हैं। देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2011 का। बहुत ही रेयरली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन अपने को कवर करके रखना चाहिए कि एग्जाम में आ गया तो गिले शिकवे नहीं है। क्योंकि ये सब टॉपिक इतना आसान है ना कि अगर एग्जाम में आ गया और नहीं करके आए तो बहुत पछतावा होगा। क्या रिकेश, क्यों? हेलो, या हेलो, एल एंड यू यूनिक होंगे क्यों? ओके, चलो मैं वो उस चीज पे वापस आता हूँ पहले। देखो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं हम उसको मल्टीपल करके देख रहे हैं, और वो एलिमेंट की वैल्यूज अगर यूनिक निकल कर आती है तो आपने पढ़ा था ना ये चीज की, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो मैट्रिक्स ए के रैंक कितने हो जाएंगे? सर मैट्रिक्स का रैंक लेस देन एन हो जाएगा, और लेस देन एन होता है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, पढ़ा था ना ऐसा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो वही चीजें यहाँ पर यूज में आएगी, जस्ट मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा मैं उसको। क्योंकि ये एलयू डिकम्पोजिशन यूज क्या होता है? देखो कोई सिस्टम है ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एल यू में डिकम्पोज कर लेते हैं, उसके बाद एक्स से मल्टीपल करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यू को एक्स से मल्टीपल करना आसान होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट 0 है। उसके बाद एल से मल्टीपल करना आसान होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट 0 है। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं। ओके, और दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ी थी कि सर अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक ऑफ ए क्या होगा?
सर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, सर यूनिक सॉल्यूशन होने के कारण यूनिक एल और यूनिक यू मिले। क्लियर हुआ? चलो इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए जिसको डिकम्पोज करने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल एल एंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल यू। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल यू में डिकम्पोज करना है। ओके सर, डिकम्पोज कर लिया जाएगा। यहाँ पर एल एंड यू के बारे में दिया गया है रिस्पेक्टिवली कि एल एंड यू है। हमने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि किस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हैं। अगर लोअर एंड अपर में से किसी एक में 1 1 है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे मैं चेक भी नहीं करूंगा। तो मैं जब फर्स्ट ऑप्शन पे गया, सर यहाँ पे 1 -1 है, नहीं चलेगा, 1 -2 है, नहीं चलेगा, ये नहीं चेक करूंगा। इसमें चेक करते हैं आगे, यहाँ पर हाँ है, मैं इसको चेक करूंगा, हमें इसको चेक करना है। इसको सर ये भी चेक करना है, इसको सर ये भी चेक करना है ना। ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है और ये अपर है। लोअर एंड अपर में से किसी एक में कम से कम प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होना चाहिए। देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो सब जो चीजें हैं ना जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। 1 0 4 -1 मल्टीपल करना है 1 1 0 -2 के साथ। अगर मैं ये मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा सर, 1 0 1 आया, 1 सर ये भी 1 आएंगे, ये भी 1 आएंगे, लास्ट वाला सर 4 माइनस ये 4 आ रहे हैं, सही है, ये 4 1 0 4 -1 1 0, ठीक है सर, लास्ट वाले 4 2 6 आ रहे हैं। मिल रहा है क्या ये ऐसा? नहीं, तो इसको हम बोल ही नहीं रहे हैं ऐसे भी। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को चेक करूं, मल्टीपल करके देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं सर आंसर डी है, वेरीफाई करना है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ लेते हैं अपन की सर ये आंसर आ रहा है। मल्टीपल करके देख लोगे ये आंसर आ जाएगा, क्यों मल्टीपल करें, आप लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। कर लिया, सबका सेम आ रहा है डी, सबका सेम आ रहा है डी, यस ओके। कंप्यूटर साइंस 2015 का क्वेश्चन है ये। देयर इज अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके बारे में बोला है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ यू आर बोथ 1, बता दिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को आपको 1 लेना है। अब पूछा है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल बन रहे हैं उसकी लोअर डायगोनल एंट्री L22 कितनी होगी, उसकी लोअर डायगोनल एंट्री L22 कितनी होगी। तो सर हम मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है ना कि डायगोनल एलिमेंट भी 1 ही हो, मैंने यही तो रिकेश बताया, मैंने यही तो रिकेश बताया कि हम ए इज इक्वल टू एल यू जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी, यहाँ पर 2 कंडीशन लिया कि आइदर एल और आइदर यू के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होने चाहिए। दोनों में है तब पर भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक में तो होना चाहिए, एटलीस्ट एक में तो होना चाहिए, तभी हम उसको बोल रहे हैं, वरना नहीं बोल रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करना चंद्र, ऐसे नहीं जल्दीबाजी में आंसर देंगे। सर ए मैट्रिक्स है, मैंने लिख लिया 2 2 4 9। सबसे पहले मुझे लोअर मैट्रिक्स बनाना है, एलयू डिकम्पोजिशन करना है, सो मैंने यहाँ पर L11 लिखा 0, यहाँ पे L12 यहाँ पे L21 होंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सो दिस विल बिकम L21 एंड यहाँ पे बन जाएंगे L22। ये मल्टीपल होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ, सो U11 U12 0 U22। अब एज पर द स्टेटमेंट क्या बोला है कि U के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 है, तो ऐसे ही किसी स्टेटमेंट की अपने को जरूरत थी और उसने बता दिया 0 L21 L22
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 U12 0 U22। सर दोनों को मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं। L11 into 1 0 into 0, सर यहाँ पे L11 आए। नेक्स्ट मल्टीपल कीजिए L11 into U12, L11 into U12 और ये 0 आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं L21, सर यहाँ पे L21 आएंगे, दूसरे 0 आए। लास्ट वाला देख लो सर L21 U12 प्लस L22 U22, ये निकल कर आ गया है ना। अब सर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इट मींस ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना। तो मैं कैलकुलेट कर लेते हैं सर L11 की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। फिर दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, सर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो दूसरा कंडीशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि L11 इंटू U12 की वैल्यू 2 है। प्रीवियस वाला जरा इसमें प्लग करो, सर इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, L11 की वैल्यू 2 है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा सर U12 की वैल्यू जो निकल कर आई वो 1 निकल कर आ गई। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं। L21 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ कि L21 की वैल्यू 4 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है L21 U12 प्लस L22 U22, इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। ये वैल्यू कितनी है? 9 है। अब जो भी वैल्यूज आपको नोन है वो वैल्यूज इसमें पुट कर लो ना। तो सर L21 की वैल्यू कितनी है? सर्च करो सर, L21 की वैल्यू 4 है। U12 की वैल्यू कितनी है? सर 1 है, तो 4 into 1 लिख लिया। प्लस L22 की वैल्यू कितनी है? सर वही तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, U22 की वैल्यू कितनी है? U22 की वैल्यू कितनी है? कहीं पर है क्या? कहाँ से आया ये U22? सर U22 1 होता ना, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिख लिया? यहाँ पे 1 होता ना। क्यों 1 है यहाँ पर? क्योंकि बोथ एलिमेंट 1 होता ना, मैंने एक ही लिख दिया, एक को हटा दिया था, तो ये 1 होता। तो इसलिए मैं यहाँ से ये U22 जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा रहा हूँ पहले यहाँ से, ये हटा दिया। तो ये इक्वल टू 9 आ गए। सो L22 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया 5, ये आंसर आ गया। यही पूछा था, L22 की वैल्यू आ गया आंसर। यहाँ पर दोनों 1 था, मैंने यहाँ पर U22 लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर लेना। ओके, सो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा था नॉन सिंगुलर वाली प्रॉपर्टीज। ये देखो क्वेश्चन पूछ रखा है 2018 में, नॉन सिंगुलर वाली प्रॉपर्टीज। सिंगुलर, सर सिंगुलर अगर होते हैं तो इनफाइनेटली मेनी भी मिल सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है वो और क्या आंसर निकल कर आएगा। देखो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना सर? एक रो 0, एक कॉलम 0, डिटरमिनेंट 0। एक रो 0, डिटरमिनेंट 0, दोनों ही 0 है। तो सर हो सकता है कि इसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो सकता है कि इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो। इसीलिए हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब देख लो कि इस क्वेश्चन में बात भी कर वो बता देगा कि जो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना है उसके ईच डायगोनल की एंट्री कितनी लेनी है? सर ईच डायगोनल की एंट्री 1 लेनी है, एंड अपर ट्रायंगुलर को आपको जो लेना है वो ले लो। तो मैंने मैट्रिक्स लिख लेता हूं पहले, 0 5 0 7। ये हम P की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखता हूं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट 1 दिया गया, तो मैंने 1 1 लिख लिया। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखूंगा L21 लिखूंगा, यहाँ के एलिमेंट 0 बनेंगे। अब यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर बनाना है सर, U11 U12 0 U22। इसको जरा सॉल्व करके देखो, मल्टीपल करके देखो कितने आ रहे हैं। U11, दूसरे पे जाइए सर, U12, नेक्स्ट जाइए सर L21 U11, नेक्स्ट जाइए L21 U12 प्लस U22। ये निकल कर आ गया अपना पूरा फंडामेंटल। अब इससे हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। यस, लिख लेते हैं कि U11 की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है भैया। नेक्स्ट
U12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, नेक्स्ट वैल्यू U12 की 5 हो जाएगी, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज निकल कर आ गए हैं वो 5 निकल कर। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखो सर, ये वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग L21 इंटू U11 इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू 0 है। ओके, क्या ये ऑलवेज ट्रू है? यस सर, U11 की वैल्यू 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू तो 0 होनी पड़ेगी। तो भैया क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि L21 की वैल्यू अभी क्या ले सकते हैं? सर आप यहाँ पर L21 की वैल्यू जो चाहे आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि U11 0 है, तो यहाँ पर आप L21 की वैल्यू कुछ भी ले लो, वो ऑलवेज सेटिस्फाई। अब आगे का इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू 7 की इक्वल करते हैं उसको भी। सर L21 इंटू U12 प्लस U22 इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू सॉरी 5 है या 7 है, 7 है। ओके, ये 7 होनी चाहिए। सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू देगा ये। सर L21 कितनी है? L21 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है भैया। U12 कितने हैं? सर U12 5 होना चाहिए, तो 5 L21 आ गया, प्लस U22 कितने? सर U22 तो अभी तक हमें कहीं पे मिला नहीं था, यहीं पे है, U22 इज इक्वल टू 7। अब सोचो L21 की वैल्यू लेट से x है, तो U22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर U22 की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5x, होगा ना ऐसा? अब कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है बताइए, कितने लोअर ट्रायंगुलर पॉसिबल है, कितने अपर ट्रायंगुलर पॉसिबल? सर मैं x की वैल्यू चेंज करते चला जाऊंगा, यहाँ पर l जो होंगे इनफाइनेटली मेनी मिलेंगे। मैं x की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, u की वैल्यू भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी हो जाएंगे, क्योंकि U22 बहुत सारी वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर L21 बहुत सारी वैल्यू दे रहा है, सो देयर आर इनफाइनेटली मेनी। यहाँ पर यही तो बोल रहा था ना, इनफाइनेटली मेनी LU फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। यस इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट वाले पे आइए, 0 0 2 5 इज इक्वल टू, क्या बोला है इसमें, लोअर ट्रायंगुलर विथ ईच डायगोनल एंट्री 1 एंड U इज अपर ट्रायंगुलर। सेम चीजें फिर से बोला है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 है, L21 लिखा, एंड अपर ट्रायंगुलर अपनी मर्जी से ले लो, U11 U12 0 U22। मल्टीपल करके देखो क्या आ रहा है। सर मल्टीपल किया 1 से U11 आया, दूसरी बार मल्टीपल कर रहा हूँ सर U12 आएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीपल कीजिए सर, L21 का मल्टीप्लीकेशन U11 के साथ हो रहा है, यहाँ पे जाइए, L21 का मल्टीप्लीकेशन U12 के साथ हुआ, प्लस U22 भी निकल कर आ रहा है। कंपेयर कीजिए सर, कंपेयर करेंगे U11 की वैल्यू कितनी, सर ये वाली वैल्यू 0 की इक्वल, ये 0 हो गया। U12 की वैल्यू कितनी, सर U12 की वैल्यू भी 0 है, ये भी हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, L21 इंटू U11 इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, ये करेक्ट है क्या? ये हो सकता है क्या? देखो ये वाला चीज यहाँ से 2 निकल कर आया, ये पॉसिबल है क्या? सर U11 की वैल्यू आप 0 बोल रहे हो, U11 की वैल्यू कितनी बोल रहे हो आप, 0 बोल रहे हो, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 हो सकता है कभी? सर पॉसिबल ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि LU फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इट मींस देयर विल नॉट बी एनी LU फैक्टराइजेशन, कोई भी LU फैक्टराइजेशन नहीं होगा। सर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर इज बी। देखो जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते थे LU फैक्टराइजेशन पे, उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए। प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन वैसे वैसे ब्रांच के चूज करके, IAS के एग्जाम के चूज करके मैंने करा दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नया कॉन्सेप्ट, आपके लीनियर अलजेब्रा को और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यह स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। और IAS के एग्जाम्स के सिलेबस में तो अंदर में है ही, जो इसी इलेक्ट्रिकल वगैरह के ब्रांच है उसमें क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। अर्लियर बहुत पहले अगर आप बात करो तो सिविल वगैरह मैकेनिकल में भी पूछा होगा, लेकिन अब ये सिविल मैकेनिकल वगैरह के सिलेबस में कंसीडर नहीं करते,
ओके। हाउएवर ये आपके कॉन्सेप्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए हम इन चीजों को अटेंड कर रहे हैं और टारगेट लेके चलते हैं आईएएस का एग्जाम, तो उसमें तो सर सिलेबस में है ही। सो कुछ चीजें होंगी जो प्योर मैथमेटिक्स, हम लोग जब पढ़ते हैं ना वो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें टॉपिक्स का नाम है वो प्योर मैथमेटिक्स है, इसलिए इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगे जो बोलते हैं सर इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो होता ही है, तो वो आपको लगेगा तो सर जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं फील्ड, ठीक है। मैं रिलेट करूंगा ताकि आपको चीजों को समझ में आना स्टार्ट करे। सर कुछ वर्ड्स सेट, सेट है ना, ये क्या है सर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरीके से ये क्या है सर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं एन, एन किसको डिनोट करते हैं सर, नेचुरल नंबर को, ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, तो ऐसे सेट जो होंगे ना वो फील्ड को जनरेट कर रहे होंगे, वो फील्ड को जनरेट कर रहे होंगे, और हम कब उसको फील्ड बोलते हैं वो चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। जरूरी नहीं है कि मतलब नंबर्स हो, ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स हो तभी फील्ड हो, वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं इसलिए हम उनको फील्ड बोलते हैं। अब वो डिफिनीशन क्या है, हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे वो सारे एग्जांपल्स क्या थे, सेट ऑफ एलिमेंट थे। एक एलिमेंट था, एक सेट था सेट ऑफ रियल नंबर का, दूसरा सेट जो था वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, दूसरा जो अनदर जो था वो सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, सभी नंबर्स के सेट थे। हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सेट ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट होंगे एलिमेंट्स के, उसको हम फील्ड बोलेंगे। अगर वो फील्ड एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करेगा, किसके लिए सर, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर किसी एक के लिए सेटिस्फाई करेगा तो हम फील्ड नहीं बोलेंगे, दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा तब हम फील्ड बोलेंगे। सर अब यहाँ पे कंसर्न उठता है व्हाट इज फील्ड एक्सियोम, ये फील्ड एक्सियोम्स क्या है, पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सियोम्स इज एसोसिएटिविटी, किसी भी एडिशन के लिए ब्रैकेट का चेंज करना, ब्रैकेट का लोकेशन चेंज करना एसोसिएटिविटी कहलाता है। मैट्रिक्स ऑलवेज इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करो तो सर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेम आते हैं। सो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है। ओके, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, कम्यूटेटिव का मतलब होगा कि सर आप उनके पोजीशन को चेंज कर रहे हो, पोजीशन को चेंज कर रहे हो। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, सर ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, नहीं, मैट्रिक्स ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो वही है, फील्ड को ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है सर, ए है और ये अंदर में ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ध्यान में रखना मैंने सी ए नहीं लिखा है, ए प्री में है तो मैंने प्री में ही रखा है। मल्टीप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट देखो यहाँ पर लेफ्ट में मैंने सी रखा है, ये इस साइड से मल्टीपल हो रहा है, ए सी प्लस बी सी। ओके, एक होता है आइडेंटिटी और वो भी एडिशन में, हम दिए हुए एलिमेंट में क्या ऐड करें कि मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा, बस इतना सोचना है। दिए हुए एलिमेंट में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे सेम मिलेगा, सर जीरो ऐड कर लो आपको सेम मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कि जीरो जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यहाँ पे जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए सर, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। उसी तरीके से ए में मैं क्या मल्टीपल करूं कि मुझे वापस ए मिलेंगे, सर वन मल्टीपल कर लो आपको वापस ए मिल जाएगा। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, वन जो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। ना रे मेरे भाई, चाहो तो छोड़ सकते हो सचिन, सिविल के सिलेबस में नहीं है ये सब। इनवर्स की बात कर ले, इनवर्स बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्वांटिटी क्या है, एक एलिमेंट ए, मैं इसमें क्या ऐड करूं, ईएससी में है मेरे भाई, ईएससी के सिलेबस में है, ठीक है। मैं ए में क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, सर ऑब्वियस ही बात है, ए में आप माइनस ए ऐड करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि
माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, है ना। उसी तरीके से हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आते हैं। मैंने बोला कि ए में मैं क्या मल्टीपल करूं कि मुझे 1 मिलेगा। सर आप बोलोगे ए में ए इनवर्स मल्टीपल करो तो आपको 1 मिल जाएगा। आपको पता है इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है? सर ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ए की वैल्यू 0 नहीं, जब ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी तभी चेक करनी है, मुझे ध्यान में रखिएगा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पे होता है, मुझे ये वाली प्रॉपर्टी तभी चेक करनी है जब ए की वैल्यू 0 नहीं हो। अगर ए की वैल्यू 0 है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि सर वो 0 है, मैं ये प्रॉपर्टी चेक करूँ। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब ए की वैल्यू नॉन, इस एल्स हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गए फील्ड के एक्सियोम्स के। ओके, अब आते हैं वेक्टर के ऊपर कि सर हम वेक्टर किसको बोलेंगे। सर वेक्टर तो हम लोग फिजिक्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिक्स के टर्म में ये चीज देखे थे कि सर वेक्टर हम रो वेक्टर पढ़े थे और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिजिक्स वगैरह में क्या है कि हम लोग सर 3 डायमेंशन तक लिमिट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सर n डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 8 डायमेंशन कितने भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर वेक्टर्स को हम थोड़े दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं कि कोई सेट है कैपिटल V जो किसी 2 ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करता, तो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। कौन से रिलेशन है वो, कौन से ऑपरेशन है वो? अगर उस सेट कैपिटल V में मैं कोई 2 एलिमेंट उठा लूं U एंड V, उनको ऐड करूं तो सर उनका एडिशन भी उसी कैपिटल V का एक सेट होना चाहिए। अगर उसका सेट है देन गुड, नहीं है तो मैं बोल दूंगा वो वेक्टर नहीं हो सकता। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर u मैं किसी कैपिटल V से उठा रहा हूं और उसमें मैं किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीपल कर रहा हूं तो वो भी उस V का पार्ट होना चाहिए। सर ये तो थ्योरी हो गया, एग्जांपल के साथ बताऊं। लेट से मैंने कैपिटल V एक वेक्टर का सेट लिया है x y z, इसमें से कोई भी वेक्टर उठा लो। लेट से मैंने u वेक्टर उठा लिया, आप x y z की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से रख, x y z की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लो। सर 1 0 -1 रख लेते, एक्स वाई जेड की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लो। सर 1 2 1 रख लिया। मैंने बोला इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करो 1 + 1 2, 0 + 2 2, -1 + 1 सर 0। क्या ये वेक्टर, क्या ये वेक्टर इससे जनरेट हो सकता है? यस सर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0 ले लो, आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ट्रू है या फॉल्स? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इससे जनरेट किया हुआ कोई भी वेक्टर उठा लो, उनका एडिशन करोगे तो आपको इसी का एक पार्ट मिलेगा। यस, फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि अगर जो u उठाया है उस u में किसी भी नंबर से मल्टीपल कर लो। लेट से मैं -3 से मल्टीपल कर लेता हूँ, -3u बन जाएगा। ये बन जाएगा -3 0 3। क्या ये वाला वेक्टर इसी का एक पार्ट है? यस सर, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3 ले लो। यस, सो दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा। ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है तो वो हमें समझने की जरूरत है। r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, r स्क्वायर का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना है, कितने एलिमेंट्स, जो एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे। कॉमन सेंस यूज कर लो, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है तो मैं बोलूंगा सर 2 एलिमेंट्स होंगे, वो x y ऐसा बनेगा, x एंड y दोनों रियल नंबर है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं r³ तो आप बोलोगे क्या बनेगा ये? सर अभी जो ऊपर एग्जांपल दे रखा है x y z, ये r³ के लिए एग्जांपल हो गया, ये r³ के लिए एग्जांपल हो गया। क्लियर हुआ ये सब चीजें? यस, नेक्स्ट आइए, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस की। ओके,
जो हमने ऊपर डिफिनीशन पढ़ा था वो डिफिनीशन था क्लोजनेस का। जो डिफिनीशन था वो क्लोजनेस का है। वेक्टर स्पेस किसको कहेंगे? सर वेक्टर स्पेस हम किसी कैपिटल वी को कहेंगे जो क्लोज्ड अंडर फाइनाइट वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। मतलब सर जो आपने यहाँ पर कहा वो क्या है? वेक्टर एडिशन है। ये क्या है सर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर कहने का मतलब हुआ वो वेक्टर स्पेस, जैसे ये वेक्टर स्पेस है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर ये हुआ, ये भी एक वेक्टर हुआ, ये क्या हुआ सर? दिस इज अ वेक्टर स्पेस। क्यों इसको वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं? क्योंकि सर इसके अंदर में बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, इसलिए इसको वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं। ये वेक्टर स्पेस किसमें है सर? दिस इज वेक्टर स्पेस इन आर क्यू। ओके, आर क्यू। और ये वेक्टर स्पेस किसको सेटिस्फाई कर रहा है सर? दो प्रॉपर्टीज को, एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। इसलिए उस डिफिनेशन को वहां पर मैंने उस तरीके से लिखा है कि वेक्टर स्पेस कैपिटल V इज सेट दैट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर V1 V2 V3 ऐसे ऐड करते जाइए इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ये ऐड करने के बाद वो फिर से XYZ में आएगा, नहीं। हम फाइनाइट वैल्यू तक ही ऐड करेंगे और वो बिलोंग करना चाहिए इसमें। ओके, सो फाइनाइट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइट हम कुछ कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसलिए। अब आता है सर यूक्लिडियन एन स्पेस। ये जो R रेज टू n है इसको बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस, और C रेज टू n है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और इसी को बोला जाता है यूक्लिडियन। यूक्लिडियन क्यों? क्योंकि यूक्लिडियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने का वे बताया। वो 2D में भी फाइंड आउट करेंगे, 3D में भी फाइंड आउट करेंगे, या चाहे वो जितने भी स्पेस में, वो सबके लिए फाइंड आउट करेंगे। इसलिए यूक्लिडियन एन स्पेस बोला जाता है। क्योंकि यहाँ जैसे 2D में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, 2D में क्या होता है, एक्स वाई होता है। 3D में क्या होता है सर? एक्स वाई जेड होता है। लेकिन यहाँ पर एन स्पेस है, यहाँ पे ऐसे वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xn। इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई होगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्लाई होता है ना। अब देखो, वेक्टर स्पेस उन सब के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। सर दो वेक्टर को आप पोजीशन चेंज करके ऐड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, एक वेक्टर है 1 2, दूसरा वेक्टर है लेट से 2 1। मैं किसी भी तरीके से ऐड करूं, मैं ऐसे ऐड करूं या 2 1 को पहले लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या एडिशन? सर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस है। तो वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो होगा वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट वन, सर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस नहीं पड़ेगा, मैं कौन से वेक्टर को पहले ऐड कर रहा हूँ वो फर्क नहीं पड़ेगा। सर उस वेक्टर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्या होगी सर? किसी भी वेक्टर में अगर मैं 0 को ऐड करूं मुझे वापस वही वेक्टर मिलेगा, तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर वेक्टर एडिशन। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर वेक्टर एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, हम किसी वेक्टर x में अगर -x को ऐड कर लें तो सर मुझे 0 मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि किसी भी वेक्टर x के लिए एक -x एग्जिस्ट करेगा सच दैट x एंड -x जो होंगे वो 0 बना रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर वेक्टर स्पेस बन रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेट में ले रहा हूँ S, मैंने अभी नहीं बोला है कि ये वेक्टर स्पेस है, मैंने बोला जस्ट ये एक सेट है x y z। ओके, और मैंने बोला कि x y z जो है वो सबके सब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट को। ये सबके सब कहां से मैंने उठाए हैं? नेचुरल नंबर। तो बताइए कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? दिस विल मेक अ वेक्टर स्पेस और नॉट? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा सर? 1 1 1 इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स क्या सर? इसका एडिटिव इनवर्स -1 -1 -1। एडिटिव इनवर्स -1 -1 -1, क्या ये इसके अंदर में आएगा
सर ये इसके अंदर में तभी आएगा जब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1 हो। क्या -1 -1 -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। कुछ चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। जीरो भी नहीं होगा ना, हाँ जीरो भी नहीं होगा, लेकिन जीरो को हमने बोला क्या है यहाँ पर कि कंपलसरी होना ही है। जीरो को बोला कहाँ कि कंपलसरी होना ही है। आइडेंटिटी, अच्छा जीरो यहाँ पर है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए जीरो को चेक करना पड़ेगा ना। कुछ और से प्रॉपर्टीज हैं छोटे छोटे फालतू वाले प्रॉपर्टीज हैं ये सब, और कुछ नहीं। भैया कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो आपके पास, लेट से ऐसा दिया हुआ है 1 2 1, मैं यहाँ पर पहले 3 से मल्टीपल करूं, उसके बाद मैं 2 से मल्टीपल करूं, या फिर मैं 2 एंड 3 को पहले मल्टीपल कर दूं, उसके बाद मैं वेक्टर से मल्टीपल करूं, दोनों सेम ही रिजल्ट देगा। कोई चेंजिंग आएगी क्या इनमें? कोई चेंजिंग नहीं आएगा सर, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम ही तो बनेगा। आप 3 को पहले मल्टीपल करो, उसके बाद 2 को मल्टीपल करो, या 2 एंड 3 को पहले मल्टीपल कर लो, उसके बाद मल्टीपल करो। आर एस बिलोंग टू एफ, एफ क्या होता है सर? एफ फील्ड होता है। अब आर एस फील्ड को बिलोंग कर रहा है, तो वो कहीं के भी नंबर हो सकते हैं, कहीं के भी नंबर, जैसे वो रियल नंबर हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फील्ड लिख रखा है, वो फील्ड के नंबर्स हैं। सारे प्रॉपर्टीज ऑब्वियस हैं, यहाँ पर होना ही होना है, ये भी ट्रू है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्स एस एक्स होगा, सर आर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे होगा, 1 से अगर मैं वेक्टर को मल्टीपल करूं तो सर सेम वेक्टर मिलेगा। ऑल दिस थिंग्स आर बेसिक्स एंड ऑब्वियस। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है तो बेसिक का क्वेश्चन है यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस 2014 का क्वेश्चन है। V1 and V2 are 4 dimensional subspaces। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि V1 and V2 में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 डायमेंशनल लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कितने कितने एलिमेंट होंगे। चलो बहुत अच्छे सर, इतना तो समझ में आ गया डिफिनीशन से कि सर 4 एलिमेंट होंगे। ओके, एक कैपिटल V दिया गया है, उस कैपिटल V में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर कैपिटल वी में 6 एलिमेंट होंगे। अब मुझसे इंटरसेक्शन की बात किया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब दोनों को मिला दो। अब मुझसे पूछा है कि इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है इंटरसेक्शन में? रमन्ना फिर से सोचो, मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे रख रखा है जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं, ट्राई करो कुछ। पहले भी ले लो, पहले एक सेट ले लो भी, सर भी ले लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लो, सर एलिमेंट्स ले लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6। कुछ v1 के बारे में सोचो, कुछ v2 के बारे में सोचो, ठीक है, v1 एंड v2 के बारे में सोचो, एंड दोनों में 4 एलिमेंट ही रखना, 4 से ज्यादा एलिमेंट किसी में नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा एलिमेंट किसी में नहीं होने चाहिए। मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि उसके इंटरसेक्शन का डायमेंशन, उसके इंटरसेक्शन का जो डायमेंशन है वो मिनिमम मिले, उसके इंटरसेक्शन का डायमेंशन मिनिमम मिले। चंद्रकांत सर आ गया, बहुत अच्छे। चलो देखो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर अगर मुझे डायमेंशन मैक्सिमम चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? सर दोनों को एक ही डायरेक्शन से यूज करना पड़ेगा। अगर मैं V1 इधर से चूज करूं और मैं V2 भी इधर से ही चूज करूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं V1 इधर से ही चूज किया और V2 भी इधर से ही चूज किया, तो इंटरसेक्शन में क्या ये 4 एलिमेंट आएंगे? इंटरसेक्शन में क्या ये 4 एलिमेंट आएंगे? यस, दैट विल बी द मैक्सिमम ना, क्योंकि सर दोनों में 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट होने कारण वो तो मैक्सिमम बना देगा। तो मिनिमम बनाने के लिए क्या करूं? सर एक को इस साइड से अगर मैं सिलेक्ट करूं और दूसरे वाले को अगर मैं इस साइड से सिलेक्ट करूं, 4 एलिमेंट इधर से, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं कॉमन? सर कॉमन दिख रहा है x3
and x4 and that will be the minimum one. उससे कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ही क्या किया हमने, रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो सर मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x3 and x4, so minimum possible dimension is 2, minimum possible dimension is 2 ना। फिर से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टाइम पास चीजें मैं करूंगा यहाँ पर, वो ध्यान में रखना। देखो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस हम उनको बोलते हैं जिनका यूज करके मैं उसके सारे वेक्टर्स को लिख सकूं और उसमें 1 एंड 0 का ही यूज हुआ, 1 एंड 0 का ही यूज हुआ है। सर आर स्क्वायर में अगर आपको कोई वेक्टर लिखना होगा तो आप कंसीडर करोगे एक्स वाई, है ना। एंड एक्स वाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, x0 प्लस 0y, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, x टाइम्स 1 0 प्लस y टाइम्स 0 1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो सर मुझे दो स्टैंडर्ड मिल गए और वो दोनों स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं सर, 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1। उसी तरीके से अगर मैं RQ की मैं बात करूं तो उसमें 3 होंगे स्टैंडर्ड, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्यों सर, क्योंकि इसमें जो आएगा मेरे भाई वो कैसा वेक्टर मिलेगा सर, वेक्टर स्पेस मिलेगा x y z। इसको क्या लिख सकते हैं सर, x 1 0 0 प्लस y 0 1 0 प्लस z 0 0 1। तो ये जो वेक्टर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे सर, ये सारे वेक्टर्स जो होंगे वो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस कहलाएंगे, स्टैंडर्ड कहलाएंगे। क्लियर हुआ? या अब नॉर्म ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। नॉर्म पहले भी पढ़ा रखा है मैंने इस चीज को, आइगन वेक्टर के टाइम पे या फिर रो वेक्टर के टाइम पे ये चीज पढ़ा रखा है कि नॉर्म क्या होता है। अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड उसका नॉर्म कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका नॉर्म कहलाएगा। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कोई वेक्टर लिख लिया है और वो वेक्टर है 1 2 -1 2। ओके, आपको इसका नॉर्म बताना है कि नॉर्म क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन से आप सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हो कि क्या है नॉर्म। क्या आएगा नॉर्म मेरे भाई, √10। सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 + 1 + 4 एंड उन सबका स्क्वायर रूट। सर √10 आ गया, ये आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ दिए, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि नॉर्म इसका कैसे होगा और क्या फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड ही होता है। अब उसके बाद होता है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर स्पेस। नॉर्मलाइज्ड का वर्ड भी मैंने एक क्वेश्चन में वहां पर यूज किया था, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, वही है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर स्पेस। नॉर्मलाइज्ड का मतलब हुआ यूनिट मैग्नीट्यूड। अब सर ये वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √10 है ना। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूं, तो सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद एक नया वेक्टर बन रहा है। इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैं दिए हुए वेक्टर में उसके नॉर्म से ही डिवाइड कर लूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड इसका 1 आ जाएगा। इसलिए जब भी किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना होगा तो हम लोग बोलेंगे दिए हुए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। सो यहाँ पर अगर v दिया हुआ है तो v का नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होगा सर, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ वेक्टर v, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ वेक्टर v। सो हम लोग बोलेंगे सर v कैप इज इक्वल टू 1/√10, 2/√10, -1/√10 एंड 2/√10। आ जाओ भाई स्क्रीन पे, या 2/√10। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, इसका नॉर्म फाइंड आउट करोगे तो सर इसका नॉर्म 1 आएगा, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज्ड बोलते हैं। अब आता है यहाँ से चीजों को पकड़ना और कंसंट्रेशन बना के रखना। मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन चीजों को समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल नए नए वर्ड आएंगे यहाँ से सब,
अब यहाँ पर आते हैं स्पैन। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जो ये सब चीजें कभी कॉलेज लेवल में पढ़े हो, स्पैन वगैरह? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, स्पैन बेसिस वगैरह ये सब। सिविल में पढ़े हो? अच्छा, लेट से नहीं पढ़ा, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग तो सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है नहीं, सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है नहीं। ओके, चलो अपन कवर करते हैं। मनोज बोले हमारा तो मैथ से नाथ नहीं। अच्छा है मनोज, पता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के जब स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ ना, जो लोग मैथ पढ़कर आते हैं उनको मैथ पढ़ाना कुछ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर अपना कुछ ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे ना जो मैंने ही कभी नहीं सुना होता है। बोलते कैसे ऐसे कर रहे हो भाई, सर हमने तो यही पढ़ाया। तो कहते हैं, गजब है। तो एक ब्लैंक माइंड में कुछ भरना ना वो आसान होता है, लेकिन अगर माइंड में कुछ बहुत ज्यादा भरा हुआ है उसमें कुछ डालना हो ना, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट होता है, हमने तो ये पढ़ा, हमने तो ये बताया। लास्ट ईयर में एक गर्ल थी, वो ऐसे ही बोलती, हाँ ऐसे ही मान लो गया, जो आप बोलोगे वो सही होगा। ऐसे कैसे सही हो जाएगा? अब उसको हर एक स्टेटमेंट के लिए प्रूफ चाहिए होता था। हम कहे भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक स्टेटमेंट का प्रूफ देता रहूं आपको। कुछ स्टेटमेंट ऑब्वियस मानकर आप आगे बढ़ दो, नहीं सर मुझे तो हर एक स्टेटमेंट का प्रूफ चाहिए। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं सर, इसका क्या प्रूफ है? हम कहे भैया रहने दे मेरे पास। अब डिफिनीशन को प्रूफ मैं कैसे करूं? ठीक है। 10 तक हम मैथ पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि हम 10 तक मैथ पढ़ते हैं। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, कौन बोला ये कि 10 तक मैथ पढ़ते हैं? आपसे वो झूठ बोला गया था। हाँ? देखो है क्या कि इंडिया के अगर आप करिकुलम्स की बात करो, तो इंडिया के करिकुलम्स में क्या है कि आपको 10th तक मैथ कंपलसरी है। उसके बाद 12th में जाओगे तो आप आर्ट्स वगैरह ये सब ले सकते हो, साइंस लेंगे सर, आर्ट्स लेंगे सर। आर्ट्स वगैरह लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको मैथ पढ़ना पड़े। उसी तरीके से फॉरेन वगैरह ये सब भी है कि वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में तो है सर, आपको सबका सेम मैथ सिलेबस है। 10th में सबका सेम मैथ सिलेबस है, 12th में सबका सेम मैथ सिलेबस है। अगर आप कॉमर्स वगैरह लेते हो तो बात अलग है, वरना सेम सिलेबस है। फॉरेन्स में क्या किया जाता है ना, जैसे आईबी इंटरनेशनल, ब्लैकरेट वगैरह जो है, उसमें क्या किया जाता है ना, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी चेक की जाती है। उनको ऑप्शन दिए हुए जाते हैं, जैसे एक बोला जाता है ए आई, ओके, एक बोला जाता है ए ए एच, एच एल लेवल, ए आई एस एल एंड ए आई एच एल। ये हो गया हायर लेवल, ये हो गया स्टैंडर्ड लेवल। लोअर लेवल किसी को नहीं बोलता, स्टैंडर्ड लेवल एंड हायर लेवल। ये हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आगे चलकर मैथ का कोई यूज नहीं आने वाला है, लेकिन उनको मैथ का थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए, उनको ये पढ़ाया जाता है। और जिनको मैथ का बहुत डेप्थ में जरूरत पड़ने वाला है, कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है उसको मैथ की बहुत जरूरत पड़ेगी सर, उनको लिए ये वाला मैथ प्रीफर किया जाता है, ये लिए। इसके अलावा भी और है, एक को बोला जाता है ए ए एस एल एंड ए एच एल। अब ये दोनों क्या है सर, यहाँ पर हो गए एप्लीकेशन वाले पार्ट, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हो गए अप्रोचेज एंड एनालिसिस, अप्रोचेज एंड एनालिसिस। यहाँ पर वो सिखाया जाता है कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो ये वाला जो कंटेंट हो गया ना, वो समझ लो कि आपको इंडियन करिकुलम की तरफ से। ये वाला हो गया ना, वो प्योर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की तरह से चला जाता है कि सर हर एक क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको ये ऐसे इक्वेशन करके रूट्स कभी नहीं पूछेगा कि इसका रूट्स निकालो, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। वो एक क्वेश्चन बनाएगा, देयर इज अ बॉल दैट इज थ्रोन, इट is attaining some height, that height is given by this equation, find the points at which it intersects on the ground, or find the time at which it reach to the ground। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो रूट से ही निकालने हैं, लेकिन सर वो लैंग्वेज में पूछेगा। ये चीजें हैं, तो वो डिफरेंस है। डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम को पढ़ाकर बहुत मजा आता है, हर जगह से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। चलो थोड़ा सा माइंड साफ हुआ, अब स्पैम पे बात करेंगे। स्पैम पे अब अपने को अच्छे से समझ में आएगा। स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेस। सबसे पहले मैंने किसी कैपिटल भी की बात किया है, जो कि एक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। वेक्टर स्पेस, लेट से अगर मैं आर क्यू की मैं बात करूं,
सर इस आरक्यू के वेक्टर स्पेस में कितने वेक्टर्स होंगे? कोई मुझे बता सकता है आरक्यू के वेक्टर स्पेस में कितने वेक्टर्स होंगे? हाउ मेनी वेक्टर्स? कितने वेक्टर्स होंगे इसमें? सर इनफाइनेटली मेनी होंगे। उन इनफाइनेटली मेनी वेक्टर में से, मेरी बात को पकड़ना, उन इनफाइनेटली मेनी वेक्टर में से मैंने n वेक्टर्स को चूज किया है। मैंने n वेक्टर को चूज किया है और उससे एक सेट बना लिया कैपिटल एस। उससे एक सेट बना लिया कैपिटल एस। तो ये जो कैपिटल एस सेट है वो क्या कहलाएगा? सर वो सबसेट कहलाएगा कैपिटल वी का, क्योंकि सर ये तो इसी का एस जो है वो भी का ही एक पार्ट है। मैंने इसी से चूज किया है एस को, तो ये एक सबसेट कहलाएगा कैपिटल बी का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है इसमें? वी से डेट एस स्पैन वी। एस जो है वो वी को स्पैन करेगा। कब करेगा? जब एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, वो आपको ज्यादा इजिली तरीके से समझ में आएगा। सर मैं इसमें से कुछ वेक्टर लेकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 0 1 0 0 1। ओके, मैंने ये दो वेक्टर लिए हैं। क्या आप इन दोनों वेक्टर का यूज करके, इन दोनों वेक्टर का यूज करके क्या आप इसके सारे वेक्टर को लिख पाओगे? सोचो और बताओ। लिख लेंगे? अच्छा भाई, कैसे लिखोगे? जरा मुझे बताओ तो कि 1 1 1 इन दोनों का यूज करके कैसे लिखोगे? 1 1 1 यूज करके आप इसको कैसे लिखोगे? अभी स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस पढ़ा था ना। इसको लिखने के लिए मुझे मिनिमम कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी? इसको लिखने के लिए मुझे मिनिमम कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी? सर 3 1 0 0, सर 0 1 0 एंड 0 0 1, ये तीन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वेक्टर कितने हैं? सर दो ही तो वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर की हेल्प से आप कैसे लिख लोगे इसको? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है ना ये चीज, पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज है सर ये पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, और भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से कि मैंने एक सेट लिया, वो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ 1 1 1 2 2 2 एंड 0 0 1। सर यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं? यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं? 3। सर यहाँ पे भी 3 वेक्टर्स। लेकिन क्या मैं इसकी हेल्प से इसके सारे वेक्टर को लिख पाऊंगा? सर ये कैसे कंफर्म करेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में यहाँ पे 3 दिख रहा है वो एक्चुअल में 3 है भी या नहीं। सर ये एक्चुअल में ना 3 नहीं है। कैसे एक्चुअल में 3 नहीं? सर ये जो है ना, अगर मैं इसका नाम V1 रखूं, इसका नाम V2 रखूं और इसका नाम V3 रख दूं, तो मैं बोलूंगा कि सर जो V2 है ना वो 2 टाइम्स V1 है। ये एक्चुअल में 3 है ही नहीं, ये तो कॉमन वाला पार्ट है। तो सर एक्चुअल में दो ही वेक्टर, लेकिन मुझे चाहिए कितने? 3। अगेन ये सेट क्या करेगा? सर ये सेट स्पैन नहीं करेगा। एस विल नॉट स्पैन आरक्यू। एस जो है वो आरक्यू को स्पैन नहीं करेगा। ओके, चलो और चेक कर लेते हैं। सर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्पैन करेगा क्या? सर ये तो नंबर बहुत उल्टे सीधे रख दिए आप, कैसे चेक करो? तो लीनियर डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी हम क्या ऐसे चेक कर सकते हैं? इसको मैट्रिक्स में रख लो, इसको मैट्रिक्स में रख लो और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सर ये डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे?
इट मीन सर इन 3 वेक्टर में से मैं किसी एक वेक्टर को बाकी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, किसी एक वेक्टर को बाकी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यस, तो टोटल ओरिजिनली कितने वेक्टर बचे? ओरिजिनली कितने वेक्टर बचे सर? दो। दो है ना, दो, ये एक या दो, तीन तो नहीं बचेगा। एटलीस्ट हम इतना तो बोल सकते हैं लेस देन 3 होगा, बाकी के बाद में चेक करेंगे। लेस देन 3 होगा, लेकिन मुझे कितने चाहिए सर? मुझे चाहिए 3। इट मीन्स ये भी स्पैन नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम समझ गए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको लिख लेते हैं कि सर हम कब बोलेंगे कि स्पैन करेगा। सेट ऑफ n vectors, set of n vectors spans r to the power m if rank of v1 v2 up to vn, rank of v1 v2 v3 up to vn is equal to m। ये हो गया सर रैंक के टर्म्स में। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, सेट ऑफ n वेक्टर्स स्पैन्स r टू द पावर n, जैसे मैंने यहाँ पर 3 वाला एग्जांपल लिया था, ये r क्यू में है ना, और मैं 3 वेक्टर लेकर यूज करके मैं बोल रहा था। सेट ऑफ n वेक्टर्स स्पैन r टू द पावर n, ओके, r टू द पावर n कब करेगा? सब जब डिटर्मिनेंट ऑफ v1 v2 अप टू vn ये क्या होना चाहिए सर? 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो सर डिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट हो गया, मुझे चाहिए थे n वेक्टर इसको बनाने के लिए, मुझे इसको बनाने के लिए n वेक्टर चाहिए थे, और यहाँ पर क्या है सर? n वेक्टर्स ही। अगर एक भी वेक्टर डिपेंडेंट हुआ तो सर स्पैन नहीं करेगा। इसी को हम लोग ऐसा बोल देंगे कि रैंक ऑफ v1 अप टू vn इज इक्वल टू n। देखो यहाँ पर m उठाएगा ना, उसी तरीके से यहाँ पर n लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखो जरा एक चीज और मैं बोलता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से हम 2 डायमेंशन की ही बात करते हैं, एक्स वाई वाले डायमेंशन की बात करते हैं। मैंने एक वेक्टर लिया 1 0, दूसरा वेक्टर लिया 0 1, एक वेक्टर लिया मैंने 1 0, एक वेक्टर लिया मैंने 0 1, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 1 1। इसका डायमेंशन कितना है सर? इसका डायमेंशन है 2। ये टोटल कितने वेक्टर्स हैं सर? ये टोटल कितने वेक्टर्स हैं? टोटल वेक्टर्स हो गए 3। ये टोटल वेक्टर हो गए 3। इसके डायमेंशन से ज्यादा काउंट ले लिया गया। यस, तो मैं अगर सोचूं तो क्या ये 3 वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे? यस सर, मैं 1 1 को लिख सकता हूँ दिस प्लस दिस, लिख सकते हैं ना ऐसा? 1 1 को लिख सकते हैं ना, दिस प्लस दिस। तो सर अगर मैं r रेज टू n की मैं बात करूं तो सर r रेज टू n में अगर मैं n प्लस 1 या उससे ज्यादा वेक्टर ले लूं, n प्लस 1 या उससे ज्यादा वेक्टर ले लूं, तो वो ऑलवेज क्या होगा सर? ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। वो ऑलवेज क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जब वेक्टर्स लिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। हमसे अब जैसे ही पूछ देगा ना, अब अपने को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक सेट दे दिया और सेट में ऐसे वेक्टर्स रख दिए, जैसे 1 0 0 1 2 1 -1 3 0 एंड 0 1 2, ऐसे वेक्टर्स रख दिए। मुझसे पूछा दिस सेट ऑफ वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे सर? जो वेक्टर दिए हुए हैं वो आरक्यू में है, जो दिए हुए वेक्टर हैं वो किसमें? आरक्यू में। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने सर? नंबर ऑफ वेक्टर क्या हो गए? 4 हो गए, 4 वेक्टर्स हैं। तो जैसे ही n प्लस 1 या उससे ज्यादा वेक्टर r रेज टू n में मिलेगा, हम ऑलवेज क्या बोल दिया करेंगे? विदाउट चेक किए हुए डिपेंडेंट बोल दिया करेंगे, क्योंकि वो होना ही होना है। दूसरा इसको समझाने का तरीका ये है कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या बनेगा सर? इस मैट्रिक्स का साइज बनेगा 3x4। इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है सर? मैक्सिमम रैंक 4 हो जाएगी, मैक्सिमम रैंक 3 हो जाएगी, मैक्सिमम रैंक 3 हो जाएगी। सर 4 वेक्टर्स हैं, रैंक 3 आ रहा है, इट मींस कोई एक वेक्टर बाकी के टर्म्स में तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया रैंक के टर्म्स में बताना कि सर डिपेंडेंट कैसे हम चेक कर रहे हैं।
ऊपर भी मैंने रैंक के टर्म्स में लिखा है वैसे। चलो अब क्वेश्चन आता है यहां से, हमसे पूछ दिया कि दिया हुआ सेट क्या आरक्यू को स्पैन करेगा, दिया हुआ सेट क्या आरक्यू को स्पैन करेगा। कितने वेक्टर्स हैं सर? 3 वेक्टर्स। इसको स्पैन कर सकते हैं कब? जब ये 3 के 3 क्या होने चाहिए? लिनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। चेक करो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे सर? आइदर रैंक वाला मेथड यूज कर लो, आइदर डिटरमिनेंट वाला यूज कर लो। सर डिटरमिनेंट वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं और किसमें? आरक्यू में, तो डिटरमिनेंट वाला यूज करना आसान होगा। तो मैं इन सबको कॉलम में लिख लूंगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। चेक कीजिए इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है। डिटरमिनेंट 2 आ रहा है सर। डिटरमिनेंट 2 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस, एस स्पैन्स आरक्यू। एस जो है वो आरक्यू को स्पैन करता है। क्लियर हुआ सबको? अगर डिटरमिनेंट 2 आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा यस, आरक्यू को स्पैन कर रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो मैं बोलता सर स्पैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 वेक्टर्स हैं, मुझे आरक्यू को स्पैन करने के लिए 3 चाहिए होंगे। अगर इनमें से एक भी डिपेंडेंट हो गया तो सर स्पैन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग बेसिस पे। अब ये चीज सुनना, अब ये थोड़े और भी महान चीज है। अब ये क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। स्पैन से रिलेट करेगा ये। क्या बोलेगा कि लेट से कैपिटल बी जो है वो सब स्पेस है। किसका? आर रेस टू एन का, फॉर सम एन। जैसे आर स्क्वायर हो गया, आर क्यू हो गया, आर रेस टू 10 हो गया, किसी भी तरीके का आर रेस टू एन उसका एक सब स्पेस। जैसे आर रेस क्यू का जो वेक्टर स्पेस होता है वो एक्स वाई जेड होता है। इसी में से मैंने कोई कैपिटल भी उठा दिया है। कैपिटल भी उठा लिया मतलब इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वेक्टर्स। देखो इसके अंदर में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अब एक कलेक्शन में उठा रहा हूं। कैसा कलेक्शन उठा रहे हो? मैंने एक कलेक्शन उठाया है V, जो V1 V2 अप टू VR है। कहां से उठाया ये कलेक्शन? ये सारे कलेक्शन जो उठाए हैं उसी कैपिटल V से उठाए हैं, उसी कैपिटल V से उठाए। इनको मैं बेसिस बोलूंगा अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे। अब देखो कि स्टेटमेंट सुनते जाना कैसे कैसे जा रहा है। सर ये R रेस टू N है, इसका एक सबसेट है, और उस सबसेट का नाम क्या है? सर इस सबसेट का नाम V है। इसी सबसेट से मैंने एक और सबसेट उठा लिया, इसका मैंने एक सबसेट उठा लिया, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम कैपिटल बी है, उसका नाम कैपिटल बी है। इस कैपिटल बी को बोलेंगे, इस कैपिटल बी को बोलेंगे कि इसका बेसिस है, इसका बेसिस है। कब? इफ इट सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, सर बी में जितने भी वेक्टर होने चाहिए वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बी में जितने भी वेक्टर होने चाहिए वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट हुआ तो सर बेसिस नहीं बोलेंगे उसको, बेसिस नहीं बोलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सर वो भी को स्पैन भी करना चाहिए, मतलब इसके हेल्प से मैं इसके सारे वेक्टर को लिख पाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि यस वो स्पैन कर रहा है। ओके, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से। पहले स्पैन पे एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से रियलाइज होगा। मैंने यहाँ पर एक नया सेट ले लिया है S1। ओके, मैंने उस सेट के एलिमेंट्स रख रहा हूं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1, ये मैंने रख लिया। अब आप मुझसे सोचकर बताओ कि क्या इस वेक्टर की हेल्प से आप आरक्यू के सारे वेक्टर्स को लिख सकते हो? यस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि S1 जो है वो स्पैन करेगा आरक्यू को?
S1 जो है वो स्पैन करेगा RQ को। यस, हाउएवर अगर मैं रैंक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं कि मैं रैंक निकालना चाहता हूं, कौन सी मैट्रिक्स का? सर रैंक निकालना चाहता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 का। इसका रैंक कितना आएगा? इसका रैंक कितना आएगा चेक करो। ये 3x4 का मैट्रिक्स है, रैंक कितना आएगा? सर मैं इसका यूज करके इसको 0 कर लूं, इसका यूज करके इसको 0 कर लूं, इसका यूज करके इसका यूज करके मैं इसको 0 कर लूं। सर रैंक 3 आएगा। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि सेट ऑफ n वेक्टर्स, सेट ऑफ n वेक्टर्स स्पैन r रेज टू m इफ इसका रैंक m हो, इसका रैंक m हो। देखो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे 4 वेक्टर्स हैं, यहाँ पे 4 वेक्टर्स हैं, लेकिन इसका रैंक कितना आया? 3 आया। 3 कहां से उठाया? ये वाला। सर दोनों मैच कर गए। यस, स्पैन करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पैन करेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी मैच कर गई। सर स्पैन करेगा, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एस के जो वेक्टर्स हैं, एस के जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स ऑफ एस, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इसमें जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो सेट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सर यहाँ पे 4 वेक्टर्स हैं, रैंक 3 आ रहा है, इट मींस वो डिपेंडेंट हो गया। अगर डिपेंडेंट हो गया तो क्या वो बेसिस बना सकता है? क्या वो बेसिस बना सकता है? देखो पढ़ो यहाँ पे। सर बेसिस बनाने के लिए लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिस बनाने के लिए उसको क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट है तो सर वो बनाएगा, अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो सर वो बेसिस नहीं बनाए। दूसरा तो स्पैन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया, वो 1 को भी फॉलो करना चाहिए, वो 2 को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो होगा। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि वो बेसिस नहीं बनाए, डायरेक्टली बोल दूंगा ऐसा, बेसिस नहीं बनाएगा। चलो इसी में एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, आप समझने की कोशिश करना कि लेट्स से हमने ऑलरेडी इन सब चीजों को बात किया, लेकिन मैं इन पे हाईलाइट करना चाहता हूं। मैं n वेक्टर्स की मैं बात करूं, इन n वेक्टर से मैंने एक सेट उठाया है B, इसमें टोटल n वेक्टर्स है, सेट ऑफ n वेक्टर्स मैंने उठाया है ये। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका जो डिटरमिनेंट निकल कर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट के टर्म्स में नॉट इक्वल टू 0, आप डिपेंडेंट बोलोगे या इंडिपेंडेंट बोलोगे? डिपेंडेंट बोलोगे इंडिपेंडेंट? सर इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सर फर्स्ट क्राइटेरिया ट्रू हो गया। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। n वेक्टर का काउंट है, r रेज टू n को स्पैन करेगा, यस और नो। n वेक्टर्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो क्या वो r रेज टू n को स्पैन करेगा? यस। सर दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई की, दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग क्या बोल देंगे? सर बेसिस होगा। हम लोग क्या बोल देंगे? बेसिस होगा, है ना। ये सेकंड वाली प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेट ऑफ n वेक्टर्स अगर वो स्पैन करता है तो सर वो बेसिस होगा, और स्पैन करने के लिए इनका क्या होना चाहिए? लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन भी कर रहा है, तो सर बेसिस भी होगा। करते हैं क्वेश्चन। हमसे पूछा है, हमसे पूछा है कि सेट ऑफ दिस वेक्टर्स आर बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, से यस और नो। तो सर पहले काउंट कर लो कितने वेक्टर्स हैं, पहले काउंट कर लो कितने वेक्टर्स हैं। सर 2 वेक्टर्स हैं। हम किस में बात कर रहे हैं? सर आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या ये दोनों वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है? क्या ये दोनों वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं? यस। क्या इन दोनों वेक्टर की यूज से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये स्पैन करेगा आर स्क्वायर को? मैं इन दोनों वेक्टर की हेल्प से इसके सारे वेक्टर को लिख सकता हूं? यस सर। अगर ये दोनों ट्रू है तो हम लोग बोलेंगे यस, यस,
1 0 0 1 इज बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का बेसिस होगा। अब इसके ऊपर आइए, इसके ऊपर आइए। सर ये आर स्क्वायर में है, कितने वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं? सर 3। आप मुझे बताइए कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं क्या? ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्या? सर 2 डायमेंशन में 3 वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बोलोगे आप? वो डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे सर? देख लो, मैं 1 1 जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 0 1 0 प्लस 1 0 प्लस हाफ टाइम्स 0 2। सर ये वेक्टर इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये तो लिखने वाला तरीका है ना। सो वैसे तो डेफिनेशन में ऐसे ही पता चल गया था सर, आर स्क्वायर में 3 वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होने वाला, डिपेंडेंट हो जाएगा। वो लिनियरली डिपेंडेंट है। अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो क्या मैं बेसिस बोलूं? नो, दिस इज नॉट अ बेसिस। वो बेसिस नहीं हो सकता, नॉट अ बेसिस। चलो इसकी बात करो, इसकी बात करो। आर क्यूब, 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ। आर दिस वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? ये जो वेक्टर्स हैं ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? मैं किसी एक की हेल्प से दूसरे को लिख सकता हूँ? सर नहीं लिख सकते। these are linearly independent, these are linearly independent, yes this is true। सेकेंड वन, मुझे स्पैन करना चाहिए, क्या स्पैन करेगा आर क्यूब को? सर 2 वेक्टर की हेल्प से आप आर क्यूब को लिख सकते हो कभी? आर क्यूब को लिखने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? सर आर क्यूब को लिखने के लिए मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए। 4 चलेगा, 5 चलेगा, लेकिन सर मिनिमम 3 चाहिए आर क्यूब में। तो स्पैन करेगा क्या वो? सर स्पैन नहीं करेगा। 2 वेक्टर की हेल्प से मैं 3 कंपोनेंट को कैसे लिखूं? वो पॉसिबल नहीं। तो सर आर क्यूब को नहीं करेगा। नहीं कर रहा है तो सर बेसिस क्या बोलेंगे? सर बेसिस नहीं हो, नॉट अ बेसिस, वो बेसिस नहीं है। चलो ईसी 2020 का क्वेश्चन से पूछा था और एग्जाम के बाद सब हल्ला मचाए थे। ओह क्यों पूछ दिया, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में नहीं था, कैसे पूछ दिया? भैया इम्पोर्टेंट टॉपिक वो नहीं होता है जो हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो होता है जो एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, वो बन जाता है इम्पोर्टेंट। हम पूरे पढ़ के जाओ, उसके बाद बोलो कि ये आया वो आया। जब मैं फील्ड स्पेंस वगैरह क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ ना, तो उस टाइम पे क्लासेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है चलो पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं। जब आ जाता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए, तो पता चलता है फिर क्या हुआ। v1 v2 v6 देयर आर 6 वेक्टर्स। ये वेक्टर्स किस में है? सर r⁴ में है। आप सबसे पहले बताएंगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? पहले आप मुझे ये बताएंगे। सर r⁴ में 6 वेक्टर क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या बोलता है। सर पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट। क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट। It is not necessarily that these vectors span r⁴ अगर ये डिपेंडेंट हैं और ऐसे कुछ डिपेंडेंट हो गए कि सर एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट बचे, या 2 ही लिनियरली इंडिपेंडेंट बचे, या 3 ही लिनियरली इंडिपेंडेंट बचे। मेरा कंसर्न इतना है कि सर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का काउंट, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का काउंट लेस देन 4 हो जाए, लेस देन 4 हो जाए, तो क्या आप r⁴ के सारे वेक्टर को इनके हेल्प से लिख पाओगे? नहीं, नहीं लिख पाएंगे। सर जब नहीं लिख पाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरली दैट दिस वेक्टर्स स्पैन r⁴। ये क्या हो गया? सर ट्रू हो गया, ट्रू हो गया ना। ये नेसेसरी नहीं है कि हम लिख ही पाए, क्योंकि सर डिपेंडेंट है। अगर 4 आता तो मैं बोलता कि सर हम लिख पाते। अगर लेस देन 4 आएगा, जैसे 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मैं सारे वेक्टर्स ही ऐसा ले लूं, 1 1 1 1,
2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसे ऐसे वेक्टर्स ले लो। सब देखो ये r⁴ में ही है, सारे वेक्टर्स r⁴ में है। मैं ऐसे वेक्टर्स ले लूं। अब ये 6 वेक्टर्स हैं, लेकिन सबके सब क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये सबके सब लिनियरली डिपेंडेंट हो गए, इसका रैंक कितना निकल कर आया, 1। तो आप बोलोगे कि सर एक ही वेक्टर है सब ओरिजिनलिटी में, बाकी सब तो बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो क्या इसकी हेल्प से आप r⁴ के सारे वेक्टर को लिख पाओगे? सर पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो हमने उस स्टेटमेंट को बोल दिया कि सही है। इट इज नॉट नेसेसरली दैट वी कैन राइट, so it is not necessarily that vector spans, okay। अब आते हैं दूसरे पर, these vectors are not linearly independent। not linearly independent का मतलब क्या हुआ सर? not linearly independent का मतलब हो गया linearly dependent। linearly dependent, हमने यही तो बोला है linearly dependent होगा सर, ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, any 4 of these vectors form a basis of r⁴। सर बेसिस बनाने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती है। क्या क्या चाहिए होती है सर? बेसिस बनाने के लिए एक लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा स्पैन भी करना चाहिए। ओके, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा स्पैन करना चाहिए। अगर मैं कोई भी 4 वेक्टर उठा लूं सर, मैं तो ऐसा उठा लूं, ऐसा उठा लूं, काम तो वहीं पे रुक जाएगा, काम तो वहीं पे रुक जाएगा। मैं इसकी हेल्प से लिनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं बोलूंगा, मैं इसकी हेल्प से लिनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं बोलूंगा। any 4 of these vectors form a basis। सर नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बेसिस बनाए, क्योंकि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो बेसिस बनाएंगे। यहाँ पर वेक्टर दिया क्या है, वो तो बोला है अपने मन से चूज कर लो, मैंने ऐसा चूज कर लिया। अगर मैं 4 वेक्टर्स ऐसा चूज कर लूं तो सर वो हो जाएंगे लिनियरली डिपेंडेंट, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनी 4 ऑफ दिस वेक्टर फॉर्म्स अ बेसिस। सर बेसिस नहीं बनाएगा, बेसिस नहीं बनाएगा। बेसिस नहीं बनाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया सर? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लास्ट वाला स्टेटमेंट बताइए, बोल रहा है कि यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे सर? 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं। ये 4 वेक्टर्स किसको स्पैन कर रहे हैं सर? ये स्पैन कर रहे हैं r⁴। ये बोल दिया कि ये 4 वेक्टर r⁴ को स्पैन कर रहा है। आप मुझे बताओगे कि ये 4 वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? अगर ये स्पैन कर रहा है तो सर इंडिपेंडेंट हो गए ये 4 वेक्टर। हमारे लिए बेसिस के लिए क्या चाहिए था सर? बेसिस के लिए पहले इंडिपेंडेंट चाहिए था, और इंडिपेंडेंट है। दूसरा मुझे चाहिए था स्पैन करना, और स्पैन तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इफ दिस स्पैन्स, इफ दिस स्पैन्स। सर स्पैन भी कर रहा है तो सर ये ट्रू हो गया। तो हमसे पूछा था फॉल्स कौन सा है, आंसर क्या हो गया? सी। देखो ऊपर में मैंने कुछ और भी पढ़ाया था, स्टूडेंट्स सही करने वाले सिर्फ उस स्टेटमेंट को पढ़ के ही आंसर देकर आ गए थे। हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर सेट ऑफ n वेक्टर्स, अगर सेट ऑफ n वेक्टर्स, सेट ऑफ n वेक्टर्स स्पैन करता हो v को, तो सर b जो होगा वो बेसिस कहलाएगा v का। सेट ऑफ n वेक्टर उसका नाम क्या है? b। अगर वो b किसी कैपिटल v को स्पैन कर रहा है तो b जो होगा वो बेसिस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर n काउंट है और यहाँ पे भी n काउंट है। अगर स्पैन कर रहा है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा सर, इसको फॉलो करेगा, बेसिस बना देगा। हाँ, तो भैया यहाँ पे आपका लीनियर अलजेब्रा खत्म होता है, लीनियर अलजेब्रा फिनिश हो जाता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा फिनिश हो जाता है। ओके, हाउएवर मैं कुछ चीजें यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ। क्या? मैं इनवर्स जब मैं बता रहा था उस टाइम पे मैंने बोला था कि इनवर्स निकालना हमें समझना है। ओके, इनवर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट सपोज ए कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछा कि ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स क्या है, क्या करोगे, कैसे निकालोगे, मुझे बताओ, कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे?
ए मैट्रिक्स दे दिया, आपसे पूछा ए इनवर्स क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे? चंद्र बोल रहे हैं सर एडजॉइंट से, रिकेश बोल रहे हैं एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट से, मनोज भी बोल रहे हैं सेम। कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है ये सब का। सर अगर मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करूं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से, डेफिनेटली वो सही होगा, लेकिन सर टाइम कंज्यूम करेगा। हमको क्या करना है सर, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, लेट से पी मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स है, आर मैट्रिक्स है और एस मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्सेस हैं। मैं चेक करूंगा कि ए को पी के साथ मल्टीपल करके देखा, ए को पी के साथ मल्टीपल करके देखा, अगर ये आई आ गया तो हम लोग बोलेंगे जो पी है वो क्या है, ए का इनवर्स है। अगर नहीं आया, अगर एपी की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आई, तो मैं सर वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। और मुझे पूरा बनाकर देखना ही नहीं है, मुझे पूरा बनाकर देखना ही नहीं है। जैसे सपोज 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स पूछा, यहाँ पर ऑप्शन में पी में दिया हुआ है -1 0 2 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैंने मल्टीपल करके देखा, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, सो 4 -1 सर 3 आ गया। आइडेंटिटी तब मिलेगा ना मेरे भाई जब यहाँ पे 1 हो। मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मैं पूरा कैलकुलेशन क्यों करूंगा, मैं बोल दूंगा ये नहीं होगा, मैं बोल दूंगा ये नहीं होगा। तो मुझे एडजॉइंट वाले मेथड से इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है। अगर सोचो कि 4x4 के मैट्रिक्स का इनवर्स आपसे पूछ दिया और एडजॉइंट मेथड पे चले गए, कितना टाइम कंज्यूम होगा आपका, सोचो जरा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, ए इनवर्स पूछा होगा तो मैं क्रॉस वेरिफिकेशन से सॉल्व कर लूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। यस, एक और मैं अप्रोच बता देता हूँ, जैसे एडजॉइंट मेथड की हमने बात की कि यस सर एक मेथड है एडजॉइंट वाला मेथड, एक दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ए आई मेथड, ए और आई मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग। ओके, ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना। अब इसमें मैं रो एंड कॉलम का ऑपरेशन करूंगा, दोनों ऑपरेशन अलाउड है, रो के ऑपरेशन भी एंड कॉलम के ऑपरेशन। मैं इस मैट्रिक्स में ऐसे ऑपरेशंस लगाऊंगा इसमें कि यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो उस टाइम पे यहाँ जो मैट्रिक्स मुझे मिल रहा होगा ये मैट्रिक्स ही ए इनवर्स कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। कैसे सर, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली 0 1 0 0 1। आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने हैं कि इसको आइडेंटिटी बनाया जा सके किसी भी तरीके से। सर मुझे कुछ ऑपरेशन दिख रहे हैं कि मैं R3 को लिख दूं R3 माइनस 3 टाइम्स R1, मैं ऐसा लिख दूं। तो सर जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हर जगह पे करेंगे, हर जगह पे करें। ओके, तो हर जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं सर, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 2 1 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -2। ओके, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -2। तो यहाँ पर 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 एंड 1 बनेगा। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए सर, मुझे R2 को डिवाइड कर लेना चाहिए 1/2 के नेगेटिव साइन के साथ। सो -1/2 R2 को मल्टीपल कर रहा हूँ, -1/2 मल्टीपल करोगे तो क्या बन जाएगा सर, 1 2 0 1 लाइन बनाया, 1 0 -1/2 से मल्टीपल करें तो सर ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएंगे -1/2। समझ में आना चाहिए सबको। अब इसके बाद क्या ऑपरेशन करना चाहिए सर, मुझे ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। तो ये वाला एलिमेंट 0, अच्छा इसमें कॉलम मत करना मेरे भाई, मैं गलती करते हैं, रो कर लो सर, ठीक है, कॉलम मत लिखना है, रो लिख लो सर, सिर्फ रो लिख लो, क्योंकि हम कॉलम यहाँ से यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे ना, यहाँ से यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा तो वो इफेक्ट कर देगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रो करेंगे। वो मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि रो एंड कॉलम दोनों यूज करें, सिर्फ और सिर्फ रो करेंगे, कॉलम यूज नहीं करेंगे, कॉलम यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन दिख रहा है वो ऑपरेशन कर ले सर, मैं ऐसा लिख लूंगा R1 माइनस 2 टाइम्स R2। सर R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर रहा हूँ, 1 0
0 1, यहाँ पे क्या बचेगा सर 2 टाइम्स R2 कर रहे हो 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 1 सर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे -1/2। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी तो डिस्कशन की कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा वही उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि सर ए इनवर्स, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है सर, ए इनवर्स की वैल्यू -2 1 3/2 एंड -1/2 है। ये रह गया ए इनवर्स, ये हो गया ए इनवर्स। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्या मुझे ये मेथड भी करना चाहिए सर? मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अगर मैट्रिक्स इवन 2x2 का है, इवन 2x2 का मैट्रिक्स है, कितने स्टेप्स लग रहे हैं 1 2 3 3 स्टेप्स लग रहे हैं 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। सर अगर 3/3 करा गया तो कितना स्टेप्स लग जाएगा, कितने कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे? हमें करना चाहिए क्या इस मेथड से? सबसे अच्छा क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। सबसे अच्छा क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन। दिया हुआ मैट्रिक्स है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, आंसर आ गया ए इनवर्स। तो कोई भी एडवांस मेथड वगैरह यूज नहीं करेगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ए इनवर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हर किसी को आपको क्रॉस वेरिफिकेशन से सॉल्व करना है। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। अरे मेरे भाई इसको जा, कैलकुलस वाला तो आपने एडवांस कैलकुलस सॉल्व ही नहीं किया है। चलो, ऐसे आपको